नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं बिहारी रत्नाकर का, जिसे संकलित किया गया है बिहारी सतसई से। साथियों, बिहारी सतसई रीतिकालीन सुप्रसिद्ध कवि बिहारी जी की महत्वपूर्ण रचना है, उनकी प्रसिद्धि का एक महत्वपूर्ण आधार है तथा इस रचना पर सबसे प्रामाणिक और महत्वपूर्ण टीका लिखी है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। यह रचना हमारे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल है। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं बिहारी रत्नाकर से संबंधित दोहे। साथियों, सेकंड ग्रेड में 20 दोहे जो हैं वो दिए गए हैं और फर्स्ट ग्रेड के हमारे जो सिलेबस है उसमें 25 दोहे शामिल है। तो हम उनको संपूर्ण दोहे जो हैं उनकी व्याख्या न करते हुए वहाँ से कौन कौन से प्रश्न जो है हमारे बन सकते हैं, महत्वपूर्ण लाइन कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से हैं जिनका अर्थ हमें पता होना चाहिए, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं बिहारी रत्नाकर। बिहारी रत्नाकर का पहला दोहा जो है वह मंगलाचरण के रूप में है और मंगलाचरण के रूप में राधा रानी की स्तुति करते हुए कवि बिहारी लिखते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जहाँ तन पर जाई पड़े श्याम हरित दूती होई। इस पद से कौन कौन से प्रश्न हमारे बन सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट वो देखते हैं हम। कि पहला है कि बिहारी सतसई के पहले दोहे में मंगलाचरण के रूप में किस किस उपासना की गई है, तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है, राधा रानी की स्तुति की गई है। दूसरा प्रश्न बनेगा कि नागरी शब्द जो है उसमें कौन सी शब्द शक्ति है, तो नागरी शब्द में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तीसरा कि कवि जो है राधा रानी से किस प्रकार की भाव बाधा हरने की बात करता है, तो 3 प्रकार की भाव बाधा जो है उसको हरने की बात करता है। पहली है दैहिक, दूसरी है भौतिक और तीसरी है दैविक भव बाधा। यानी कि इन तीनों ही भव बाधा को हरने के लिए कवि प्रार्थना करता है राधा रानी से। और तीसरी बात कि अतिशयोक्ति अलंकार और अभंग श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। संपूर्ण दोहे में अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, साथ ही साथ श्लेष अलंकार जो है उसका प्रयोग हुआ है। श्लेष अलंकार में भी अभंग श्लेष जो है उसका प्रयोग किया गया, क्योंकि अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था 15 तारीख को रिसेंटली, वहाँ पर यह जो पंक्ति है अंतिम, जातन पर जाई परे श्याम हरित दूती होई, यह पंक्ति पूछ ली गई थी और पूछा गया था कि वहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार जो है वही दिया गया था और वही उसका जो आंसर सही था। और यहाँ पर आपको श्लेष अलंकार में भी अगर वो डीपली पूछना चाहे तो आपको याद रखना है यहाँ पर अभंग श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पद है, अर्ते टरत न बर परे देई मरक मनु मेन, होड़ा होड़ी बड़ी चले चितु चतुराइन ने। इस पद में नव यौवना नायिका जो है उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है और नायक उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि नायिका के चित्त में, उसकी चतुराई में और नेत्र में अत्यंत उत्साह के साथ एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए ये तीनों जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो इन्हें कामदेव ने ही बढ़ावा दे रखा है, इसलिए ये अपने हट से भी नहीं हटते और बलपूर्वक विकसित होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर अब कौन कौन से प्रश्न हमारे बन सकते हैं कि मरक मनु मेन तथा चले चितु चतुराई में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार जो है उसका प्रयोग किया गया है, आपको याद रखना है। दूसरा शब्द मोस्ट इंपोर्टेंट कि होड़ा होड़ी शब्द में कौन सा अलंकार है, तो होड़ा होड़ी शब्द में 6 का अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला है, ओरे ओप कनी निकनु घनी घनी सरताज, मनी गनी के नेह की बनी छनी पटलाज। यहाँ पर मुग्धा नायिका जो है उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। उसकी सखी जो है नायिका से कहती है उसका उत्साह बढ़ाने के लिए कि हे सुंदरी, तेरे नेत्रों की पुतलियों में अनुपम दीप्ति जो है वह दिखाई देने लग गई है। युवावस्था के आगमन के साथ ही तेरे नेत्रों में विशेष चपलता आ गई है, विशेष सौंदर्य की वृद्धि हुई है और विशेष आभा जो है इसमें चमकने लग गई है। इसी कारण से तू सभी पत्नियों में सर्वश्रेष्ठ पत्नी बन गई है। अब यहाँ पर कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, पहला कि प्रस्तुत दोहे में मुग्धा नायिका के किस अंग का वर्णन किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से यही प्रश्न जो है आपका बन सकता है। तो यहाँ पर आंखों की पुतलियों का वर्णन जो है वो किया गया है नायिका के, साथ ही साथ पटलाज में कौन सा अलंकार है, तो पट रूपी लाज यानी कि रूपक अलंकार जो है उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया।
अगला दोहा है साथियों, सनी कज्जल चख जग, लगन उपजो सुदीन स्नेहो, क्यों न प्रति हवे भोगवे, लही सुदेशु सब देहो। प्रस्तुत पद में नायिका की जो सखी है वह नायिका के मन में नायक के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास करती है और कहती है कि हे नायिका, तेरे नेत्रों में लगा यह जो काजल है वह शनि ग्रह के समान है, और यह तेरी जो मछली के समान चंचल नयन है वह मीन राशि के समान है। तो तूने जो है वह मीन राशि में शनि की जो स्थिति है वह प्राप्त कर ली है। ज्योतिषी के अनुसार अगर देखा जाए तो यदि किसी मनुष्य के जन्म के समय मीन लग्न राशि हो और शनि ग्रह भी उसी समय मीन राशि में हो, तो मनुष्य की लग्न जो राशि है मीन राशि में वह शनि का होना पाया जाता है, और ऐसी स्थिति में वह मनुष्य जो होता है वह राजा के समान होता है। इसी प्रकार नायिका की जो सखी है वह नायिका से कहती है कि तुम भी अभी राजा के पद पर आसीन हो, इसीलिए तुम नायक के प्रेम निवेदन को स्वीकार करो और राजा की तरह सर्व सुखों का भोग करो। यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो हम देखते हैं कि प्रस्तुत दोहे में नायिका के नेत्र रूपी मीन राशि में किसका प्रवेश हो गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, काजल रूपी शनि ग्रह का। नायिका के नेत्र में जो मीन रूपी यानी कि मछली के समान जो आंखें हैं उसमें काजल रूपी शनि ग्रह का प्रवेश हो गया है। दूसरी बात कि प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी के ज्योतिष शास्त्र का जो ज्ञान है वह पता चलता है कि कविवर बिहारी को ज्योतिष संबंधी ज्ञान भी था। अगला है कि संपूर्ण दोहे में सांग रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, रूपक अलंकार जो है वह मीन राशि जो है मीन के समान जो आंखें हैं, नेत्र रूपी मीन राशि जो है उसमें सांग रूपक अलंकार जो है उसका प्रयोग किया गया है। अगला पद है, सालती है नटसालसी, जो हूँ निकसती नाही, मनमत मेजा नेजा नोक भी, खुबी खुबी जी माही। यहाँ पर नायिका के कान में सुशोभित होने वाली खूबी नामक आभूषण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। यहाँ पर नायक जो है उस खूबी पर रिझ जाता है, मोहित हो जाता है, और नायिका की जो सखी है उससे कहता है कि नायिका ने जो कानों में वह खुंबी धारण कर रखी है वह मेरे लिए कामदेव के भाले के समान प्रहार कर रही है, और वह इस तरह से चुभ गई है कि मैं बार बार उसको प्रयत्न कर रहा हूँ निकालने की, फिर भी मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। यानी कि खूबी जो है उसके सौंदर्य की तरफ जो है नायक आकर्षित हो गया है। यहाँ पर खूबी खूबी शब्द जो है उसके दो अर्थ बताए गए हैं। खूबी का अर्थ होता है कान में पहनने वाला आभूषण, और खूबी यानी कि धस जाना, और यहाँ पर मनमत का अर्थ होता है, मनमत शब्द जो दिया गया है वह कामदेव के लिए आया है। नेजा यानी कि भाला, नोक यानी कि उसके जो तीर है वह। अब यहाँ से कौन कौन से और प्रश्न बन सकते हैं कि प्रस्तुत पद में खूबी खूबी शब्द में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर यमक अलंकार है, क्योंकि खूबी खूबी शब्द जो है दो अर्थ लिए गए हैं यहाँ पर। अगला है, नायिका के कानों में पहने जाने वाली खूबी जो है कर्णाभूषण, कानों में पहनने वाला आभूषण जो है वह नायक के मन में धस गई है। इस बात की चर्चा की गई है इस दोहे में। अगला है कि नटसाल सी और मनमथ नेजा नोक में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, और उपमा में भी पूर्णोपमा अलंकार जो है उसका प्रयोग हुआ है। अगला है, जुबती जो हमें मिली गई, नेक न होती लखाई, सोंदे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। इस पद में शुक्ला अभिसारिका जो नायिका है उसका वर्णन किया गया है। शुक्ला अभिसारिका नायिका कौन होती है पहले वो देख लेते हैं कि शुक्ला अभिसारिका नायिका वह नायिका है जो केवल पूर्ण चंद्रमा वाली राशि में ही अपने प्रियतम से मिलने जाते हैं, यानी कि पूर्णिमा का दिन जो होता है उसी में मिलने जाती है वह अपने प्रियतम से। यहाँ पर नायिका का जो गोर वर्ण है या गोरा रंग जो है उसकी तुलना चंद्रमा का जो पूर्णिमा की राशि है उससे की गई है कि जब नायिका प्रियतम से मिलने जाती है तो उसके सौंदर्य की आभा जो है उस पूर्णिमा की आभा के से मिल जाती है, और उसके साथ जो वो सखी जाती है तो वह
समझ नहीं पाती है कि नायिका और जब पूर्णिमा दोनों ही एक समान जो है वह चमक रही हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न जो बन सकते हैं? पहला कि प्रस्तुत दोहे में किस नायिका का चित्रण किया गया है? तो शुक्ला अभिसारिका नायिका का चित्रण है। नायिका कौन होती है शुक्ला अभिसारिका? जो पूर्ण चंद्रमा यानी कि पूर्णिमा के राशि में ही अपने प्रियतम से मिलने जाती हैं, तथा नायिका के शरीर में व्याप्त सुगंधि का वर्णन जो है वो किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला है जुपती जोह में मिली गई नेक न होती लखाई। इस पद में कौन सा अलंकार है? तो भ्रांतिमान अलंकार है, क्योंकि नायिका की जो सखी है वह पूर्णिमा और उस नायिका की जो कांति है या उसकी सुगंधि है उसमें भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि कौन सी जो है पूर्णिमा की चांदनी है और कौन सी नायिका की रूप की चांदनी है। अगला दोहा है साथियों, हो रिजी लखी रिज हो छबी छबीले लाल, सोन जूही सी होती दूती मिलती मालती माल। इस पंक्ति में नायिका की जो सखी है वह नायक के सामने नायिका के सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए कहती है कि हे नायक, मैं स्वयं जो हूँ नायिका के सौंदर्य पर आसक्त हो चुकी हूँ, क्योंकि उसके स्वर्णिम शरीर की जो आभा है उससे मालती की जो माला है वह भी सोन जूही की माला में, स्वर्णिम माला में परिवर्तित हो जाती हैं। तो आप भी हैं उसके ऊपर जो है प्रेमासक्ति रखिए और आप भी उससे प्रेम कीजिए। यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो बन सकते हैं? पहला है नायिका के अपूर्व सौंदर्य को देखकर कौन उस पर आसक्त हो गया है? तो स्वयं उसकी सखी जो है या उसकी दूती जो है वह उस पर आसक्त हो गई है। अगला प्रश्न है कि नायिका के गले में पड़ी मालती की माला उसके शरीर के यौवना रिक्तम कांति के कारण किसके समान चमक रही है? तो स्वर्णिम सोन जूही के फूलों के समान चमक रही है, आपको याद रखना है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, मालती माल मिलती मालती माल में कौन सा अलंकार है? तो मिलत मालती माल में वृत्यानुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। अगला है बहके सब ही की कहत, ठोर ठुकारू लखेन, छिन और से ए छवि छाके नैन। यहाँ पर बिहारी जी ने नायिका के उन्मुक्त नेत्रों की प्रभाव की जो है वह बात की है कि नायिका की जो सखी है उस नायिका को कहती है कि हे नायिका, तुम्हें अपने प्रेम को सभी लोगों को नहीं बताना चाहिए, यानी कि लोगों से छिपा कर रखना चाहिए, किंतु नायिका जो है वह अपने सखी से कहती है कि हे सखी, मैं क्या करूं, मेरे जो यह नैन है वह बहक जाते हैं और सारे जिया की जो बात है, हमारे हृदय की जो बात है वह सब लोगों के सामने प्रकट कर देते हैं। मेरी जो स्थिति है वह मदिरा पान किए हुए उस उन्मुक्त व्यक्ति के समान है जो सारे मन की बातें हैं वो सबके सामने कह देता है, और इसी प्रकार जो मेरे नेत्रों की है वह स्थिति है। अब यहाँ से कौन कौन से प्रश्न हमारे बन सकते हैं कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने नायिका की कैसी स्थिति का वर्णन किया है? तो नायिका के नेत्रों की जो स्थिति है वो मदिरा में उन्मुक्त हो जाने के पश्चात मनुष्य की विवेक शक्ति के समान जो स्थिति होती है वही नायिका की है या नायिका के नेत्रों की है। अगला है कि कौन अवसर अनअवसर देखे बिना ही हृदय की सारी बात कह देती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस नायिका की आंखें जो हैं वह अवसर अनअवसर देखे बिना ही उसके हृदय की बात जो है वह लोगों तक कह देती है, यानी कि आप लोग जो हैं उसकी आंखों से ही पता कर लेते हैं कि इस नायिका के हृदय में क्या बात चल रही है। अगला है नेकी देई आना कानी फिरी परी गुहारी, तजो मनो तारण बिरदू बारक बारूनी तारी। मोस्ट इम्पोर्टेंट पद है या दोहा है। इसमें कौन सा अलंकार है? पहला तो वक्रोक्ति अलंकार है। दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है कि प्रस्तुत दोहे में एक भक्त किसे और क्यों उपालंब दे रहा है। तो यह जो दोहा है इस दोहे में बिहारी जी जो हैं वह भगवान को उपालंब दे रहे हैं, उन्हें उलाहना दे रहे हैं कि मैंने कितनी बार आपको गुहार जो है वो लगाई है, मेरी जो प्रार्थना है वह फीकी पड़ गई है, क्योंकि
जब आपने एक हाथी की जो है पुकार सुनकर उससे मगर से बचाया था और उस हाथी का उद्धार किया था, तो मुझ में क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से मेरी गुहार जो है बार बार फीकी पड़ती जा रही है और आप जो है हमेशा आनाकानी में ही मुझे निकाल रहे हैं। तो इस दोहे में एक भक्त जो है भगवान को उपालंब दे रहा है कि उसने भगवान ने या ईश्वर ने उसका उद्धार क्यों नहीं किया। दूसरा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने किस कथा का उल्लेख किया है। जो पौराणिक कथा है हमारी गज उद्धार की कथा, क्योंकि एक तालाब में मगरमच्छ द्वारा हाथी के पांव को पकड़ लिया जाता है और हाथी जो है वो हरि को स्मरण करता है, तो हरि यानी कि विष्णु भगवान जो है वो नंगे पैर दौड़कर आते हैं और हाथी का उद्धार करते हैं। तो यह जो कथा है इस रूप में कही गई है इस दोहे में। अगला है तारक ताज्यो मनु तारण बिरदु में कौन सा अलंकार है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। अगला दोहा है साथियों, जोग जुक्ति लिखिए सबे मनो महामुनि में चाहत पी अदेतता कानन सेवत नेन। इस पंक्ति में नव यौवना मुग्धा नायिका के नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। उसकी समान ही जो सखियां हैं, हम उम्र सखियां हैं, वह नायिका के नेत्रों की, बड़े बड़े नेत्रों की प्रशंसा करते हुए कहती है कि ये जो तेरे नेत्र हैं वह कानों तक फैल गए हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये जो नयन रूपी नयन जो है वह योगी का रूप धारण कर लिए हैं और कान रूपी वन का सेवन करना चाहते हैं और कामदेव रूपी महायोगी इन्हें युक्तियां जो है वह सिखा रहा है। इस कारण से ये जो है यह और अधिक लंबे और तीखे जो हैं वो होते जा रहे हैं। अब यहाँ से कौन कौन से प्रश्न हमारे बन सकते हैं। कवि ने जोग, प्रिय, कानून और नैन आदि शब्दों के माध्यम से दोहे में किन दो अर्थों की व्यंजना की है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस पद में कौन कौन से दो अर्थ जो हैं वो आए हैं। तो यहाँ पर दो अर्थ आए हैं, एक तो श्रृंगार संबंधी योग और दूसरा है योग संबंधी जो पद हैं वो दोनों ही इसमें लिए गए हैं, आपको ये याद रखना है। तो कवि ने जोग, प्रिय, कानून और नैन आदि शब्दों के माध्यम से श्रृंगार और योग संबंधी दो परस्पर विरोधी अर्थों की व्यंजना की है, क्योंकि जहाँ पर श्रृंगार होता है वहाँ योग नहीं होता है और जहाँ योग होता है वहाँ श्रृंगार नहीं हो सकता। किंतु कवि बिहारी की ये कल्पना जो है बहुत ही गागर में सागर भरने जैसी ही स्थिति है कि उन्होंने योग और श्रृंगार दोनों को ही एक ही दोहे में बांध दिया है। अगला प्रश्न है कि जोग, प्रिय, कानून और नैन इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर शेष अलंकार है, क्योंकि एक अर्थ जो है वो श्रृंगार के रूप में निकलता है, दूसरा जो है वह योग के रूप में निकलता है। अगला प्रश्न है साथियों, खरी पातरी कान को कौन बहाऊ बानी आंख कली न रली करे अली अली जिय जाने। इस पंक्ति के माध्यम से मध्या नायिका जो है उसके वर्णन किया गया है। नायिका को पता चलता है कि उसका नायक जो है किसी अन्य स्त्री के साथ था, तो नायिका जो है वह मान कर बैठती है। तब उसकी जो सखी है वह समझाती है कि तेरा जो ये स्वभाव है, तू जो कान की बहुत पतली है, क्योंकि तू जल्दी से ही किसी दूसरे अन्य व्यक्तियों की बातों में आ जाती है। क्योंकि कभी तुमने देखा है क्या, आँख यानी कि आँख या मादर जो पौधा होता है उसकी कली पर कभी भंवरा रमण करता हुआ तुमने देखा है क्या? कभी नहीं। यानी कि तुम जो हो एक सुंदर कली के समान हो और बाकी जो नायिकाएं हैं वो आँख की कली के समान है, जिस पर नायक कभी भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न जो है वो बन सकते हैं कि प्रस्तुत दोहे में कैसी नायिका का वर्णन है। तो माननी नायिका जो बिना किसी सोचे विचारे दूसरे की बातों पर विश्वास करने लग जाती है और नायक से मान यानी कि हट कर बैठती है। अगला प्रश्न है कि किस वृक्ष की कली पर भ्रमर आकृष्टित नहीं होता है। तो मादर यानी कि आंकड़े का जो वृक्ष होता है, पौधा, छोटा पौधा होता है जो पानी के आसपास उग जाता है, तो उसकी नीरस जो कली होती है उस पर कभी भी भंवरा आकृष्ट नहीं होता है। अगला है, आंख कली न रली करे अली में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ रूपा अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग
कवि द्वारा किया गया है। अगला है, पी बिछरन को दुखो सुख हर्षु जाल प्योसार दुर्जनो लो देखयति तजत प्राण एक बार। इस पद जो है या इस दोहे के माध्यम से कवि जो है आपसे यही पूछा जा सकता है इस पद में कि प्योसार शब्द का अर्थ क्या है। तो प्योसार शब्द जो है उसका अर्थ है पीहर या नेहर। यहीं से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये जो है यहाँ से बन सकता है। और दूसरा है कि नेहर जाती हुई नायिका की मनोदशा कैसी लग रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेहर जाती यानी कि पीहर जाती हुई नायिका की स्थिति जो है या मनोदशा जो है वो मिश्रित अवस्था है सुख और दुख की, क्योंकि एक तरफ तो वह अपने परिजन प्योसार जाकर अपने परिजनों से अपने भाई बंधुओं से मिलेगी, वहीं दूसरी ओर वह अपने नायक से अपने प्रियतम से बिछड़ रही है, तो उसको उसका सुख और दुख दोनों की ही स्थिति उसके बन रही है। तो यहाँ पर दुर्योधन के समान जो है उसकी शोक और हर्ष के समान मिश्रित वातावरण जो है उसके समान उसकी स्थिति हो रही है कि जिस प्रकार से दुर्योधन ने हर्ष और शोक की स्थिति में अपने प्राण त्यागे थे, क्योंकि महाभारत का जब युद्ध हो रहा था साथियों, तब अश्वत्थामा दुर्योधन को पता चला कि अश्वत्थामा ने पांडुपुत्रों का जो है वध कर दिया है, जिसकी वजह से दुर्योधन जो है वह काफ़ी खुश होते हैं। किंतु कुछ ही क्षण पश्चात उन्हें पता चलता है कि वह तो दुर्योधन के पुत्र जो हैं उन्हीं की हत्या हो जाती है। इस स्थिति में मनोदशा में जिस मनोदशा में दुर्योधन मरा था वही स्थिति यहाँ पर नायिका की भी हो रही है। अगला प्रश्न है, झीने पट में झुलमुली झलकित ओप अपा सुरतरु की मनु सिंधु में लसती अपल्लव डार। इस पद का अर्थ क्या है? तो इस पद का अर्थ है कि महीन वस्त्र यानी कि जो आर पार देखे जाते हैं ऐसे वस्त्र जो हैं वो नायिका ने पहन रखे हैं, और उस वस्त्रों में नायिका के शरीर के सौंदर्य की अपार कांति है वह झुलमुला रही है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो समुद्र में कल्प वृक्ष के पत्तों से युक्त जो डाल जो है वो सुशोभित हो रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अब इस प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि मनु जो है वह उत्प्रेक्षा अलंकार का ही उदाहरण है। और यहाँ पर यानी कि जो झुलमुली जो अर्थ है वो पल्लव की जो डाल जो है कल्पवृक्ष की डाल जो है उसका जो सौंदर्य है वह नायिका के शरीर के सौंदर्य के समान बताया गया है, कि जिस प्रकार से नायिका का शरीर की कांति जो है वह झुलमुला रही है, वह ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कि किसी समुद्र के बीच में कोई कल्पवृक्ष की पत्तों की जो डाल है वह समुद्र के अंदर सुशोभित हो रही हो। अगला दोहा दिया गया है साथियों, डारे ठोडी गाड़ गही नैन बटोही मारी चिलक चैन में रूप ठग हासी फांसी हारी। इस प्रस्तुत दोहे के माध्यम से नायक जो है नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि नायिका तुम्हारा जो यह सौंदर्य है वह एक ठग के समान है, और मेरे ये जो दोनों नेत्र हैं वह पथिक के समान है, और इस ठग रूपी नेत्र सौंदर्य ने मेरे नेत्र रूपी पथिकों को मार कर तुम्हारी जो ये ठोडी है इसमें गाड़ दिया है, और मैं जो है हंसकर यहाँ पर फंस गया हूँ और तुम्हारे रूप सौंदर्य में मर गया हूँ। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न जो है हमारे बन सकते हैं कि पहला है, प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी नायिका के किस सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कविवर बिहारी जो है नायिका की ठोडी में पड़े हुए गड्ढों के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर ठोडी भी आंसर आ सकता है, और ठोडी में पड़े हुए गड्ढे जो हैं उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है, आपको ये बात याद रखनी है। दूसरा कि प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? तो सांग रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है इस पद में या इस दोहे में। अगला है, कीने हूँ कोटिक जतन अब कही काढ़े कौन भो मन मन मोहन रूप मिली पाना में को लूण। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक उदाहरण जो है वह भी दिया गया है। तो इसमें नायिका की जो सखी है उसे बताती है कि तुम्हें जो तुम्हारा रूप लावण्य है इसको दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, या अपना प्रेम जो है वह दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। तो तब नायिका जो है वह कहती है कि अब तो मेरा मन जो है मनमोहन के सौंदर्य में इस तरह से घुल मिल गया है कि जिस प्रकार से
अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि नमक में अगर पानी में अगर नमक मिला दिया जाए तो लाखों करोड़ों प्रयत्न करने के बाद भी नमक से पानी जो है या पानी से नमक जो है वह अलग नहीं किया जा सकता है। तो यही अर्थ है इसका। और यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं कि पहला है कि प्रस्तुत दोहे में नायिका अपनी सखी से कैसी असमर्थता व्यक्त कर रही है। तो वह नायिका जो है वह अपनी सखी से कहती है कि मेरा मन तो मनोहर के रूप लावण्य में इस तरह से निमग्न हो गया, इस तरह से घुल गया है जैसे कि पानी में नमक मिल जाता है। यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद भी रखना है इसको। और करोड़ों प्रयत्न करने पर भी नमकीन पानी में से नमक को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही मेरे मन रूपी जो दर्पण है या मेरा जो मन है वह मोहन के रूप लावण्य से अलग नहीं हो सकता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर ऐसा बनता है कि प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ वक्रोक्ति अलंकार के माध्यम से कवि जो है अपनी बात कहना चाहता है। अगला है अजो तरयोना ही रहियो, श्रुति सेवत इक रंग, नाम बास बेसरी लहियो, बसी मुकुतन के संग। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयुक्त किया गया है और श्लेष अलंकार का सबसे सुंदर उदाहरण है यह। यहाँ पर एक और नायिका के बेसर यानी कि नाक में पहनने वाले आभूषण का वर्णन किया है, तो दूसरी ओर सत्संग यानी कि गुरुओं का जो प्रभाव है या सत्संग का जो प्रभाव है वहाँ पर यहाँ पर वर्णन किया गया है। पहले इसके क्वेश्चन आंसर हल कर लेते हैं, फिर इसका अर्थ भी मैं बता दूंगी। पहला है कि प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी किस आभूषण की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो बेसरी नामक जो नाक में पहना जाता है आभूषण, उसकी साथ ही साथ सत्संग के पक्ष में यानी कि अच्छे व्यक्तियों के संगत का जो बात है वह भी इस दोहे के माध्यम से कही गई है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। बेसरी का अर्थ दो रूप में लिया गया है, पहला तो नाक में पहनने वाले आभूषण के रूप में, दूसरा सत्संग के रूप में। दो आपको अर्थ हैं, दोनों याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कि अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत दोहे में बेसरी शब्द में कौन सा अलंकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर प्रश्न बनता है तो यहीं से बनेगा कि बेसरी का अर्थ है, यहाँ पर दो अर्थ लिए गए हैं इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। इसका अर्थ है, दो अर्थ लिए जा सकते हैं कि पहला तो अर्थ है बेसरी यानी कि नाक में पहनने वाले आभूषण के रूप में अगर हम देखें तो नायिका के नाक में बेसर तथा कानों में तर्योना यानी कि कर्ण आभूषण जो है वह धारण कर रखा है। कवि कहता है कि आज तक तरुण्या यानी कि निरंतर एक ही ढंग से स्थिर भाव से कानों की जो है वह सेवा करता आ रहा है, यानी कि तरुण्या की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तरियोना जो है फिर भी वह अपेक्षित बना हुआ है, यानी कि कान में जो पहनने वाला आभूषण है तरियोना, उसकी बात की गई है कि वह निरंतर कानों की सेवा करता आ रहा है, फिर भी वह उपेक्षित है। जबकि यहाँ पर मूंगा यानी कि बेसर जो है मोतियों के संग पाकर नायिका के नाक में ऊंचा स्थान पा लेता है और इसी प्रकार जो ऊंचा दर्जा प्राप्त करते हैं और जिससे संगति बनाते हैं वैसी स्थिति वे प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पर दूसरा अर्थ जो है वह दिया गया है सत्संग के पक्ष में, कि सत्संग में कहा गया है कि निरंतर वेद जो है उसका श्रवण करने से ही मनुष्य जो है अधम का अधम ही बना रहता है, उसमें कोई गुण जो है उसमें अच्छे प्रभाव जो है वो नहीं आते हैं। जबकि जैसे कि तरुणा का नहीं हुआ था, यहाँ पर तरुणा जो है उसके आधार पर कहा गया है कि जिस प्रकार से कानों की सेवा करता हुआ भी वह अच्छे पद पर नहीं प्राप्त कर सका है, वैसे ही मनुष्य जो है वेदों का सुनता तो रहता है किंतु उसका वह उपयोग न करने के कारण वह अपेक्षित बना रहता है। किंतु बेसरी यानी कि महाअधम व्यक्ति ने मुक्त प्राणियों सज्जनों का सत्संग पार कर वह नरक में भी स्वर्ग की अनुभूति करता है या स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। यहाँ पर सत्संग का प्रभाव जो है वो विशेष रूप से बताया गया है, आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। यहाँ पर अगला पद यही पद दिया गया है और यहाँ पर प्रश्न जो है एक और पूछा गया है कि यहाँ तरियोना शब्द में
कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। तर्योना जो है ये भी दो अर्थ में आया है। एक तो कान में पहनने वाला कर्णाभूषण है, दूसरा जो है तर्योना यानी कि वेदों का ज्ञान करने पर भी तरने के रूप में या तारण के रूप में आया है। अब अगली पंक्ति अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि राज दरबारों में व्याप्त गुटबंदी और चुगल प्रवृत्ति का इसमें व्यंग किया गया है उस रूप में कि गुटबंदी और चुगलबंदी जो है वो किस प्रकार से राजनीति में हावी रहती है राज दरबारों में, इसका वर्णन भी इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है, कुछ प्रश्न जो हैं वो अलग से बनाए गए हैं, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है कि बिहारी सत्संग में मुख्य रूप से किस भाषा के शब्दों की प्रधानता है? तो यह ब्रज भाषा प्रधानता युक्त बिहारी सत्सई जो है वह लिखी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, बिहारी राजस्थान में किस शासक के दरबारी कवि थे? तो मिर्जा राजा जय सिंह जो थे उनके वे दरबारी कवि थे। और एक बार मिर्जा राजा जय सिंह जो हैं अपनी नवयौवना पत्नी के सौंदर्य में इतने आकृष्ट थे या इतने खोए हुए थे कि ये राज दरबार में आते हैं फिर भी ये नहीं उनको अभिवादन करते हैं या बातचीत नहीं कर पाते हैं। तो इस रूप में वह जो है बिहारी जी एक पद दोहा लिखते हैं कि ना ही पराग नहीं मधुर मधु, ना ही विकास इहकाल, अली कली सो बिंदियो आगे कौन हवाल। इस पद जब दोहा जो है वह बिहारी जी राजा मिर्जा जय सिंह को सुनाते हैं तो मिर्जा सिंह को अपनी गलती का आभास होता है और वे राजकार्य में पुनः जो है अपना ध्यान लगाने लग जाते हैं। अगला है नक्षिक वर्णन, नायिका भेद, हाव हेला वर्णन, अभिसारिका की विभिन्न अवस्थाओं का चित्रण किस काव्य में मिलता है? तो रीति काव्यों में मिलता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि रीति काव्य में कहाँ पर श्रेष्ठ रूप में मिलता है? तो बिहारी सत्सई में। अगला प्रश्न है, बिहारी की रचना का मुख्य स्वर क्या है? तो संयोग श्रृंगार रस का वर्णन मुख्य रूप से किया गया है बिहारी सत्सई में। संपूर्ण रूप से संयोग श्रृंगार जो है उसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। अगला है, बिहारी सत्सई किस परंपरा का ग्रंथ है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह अमरुक शतक जो है उसका भी एक अंश है, गाथा सत्सई का भी ग्रंथ है और आर्य सप्तशती जो है उस परंपरा का भी ग्रंथ माना जाता है बिहारी सत्सई। अगला प्रश्न है, बिहारी राजस्थान में किस शासक के दरबारी कवि थे? तो मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे ये। अगला प्रश्न है, ना ही पराग नहीं मधुर मधु, ना ही विकास इहकाल, अली कली सो विंदियो आगे कौन हवाल। इस पंक्ति को या इस दोहे को बिहारी ने किसके मन को परिवर्तित करने के लिए लिखा था? तो मिर्जा राजा जय सिंह को के मन को, हृदय को परिवर्तित करने के लिए ही लिखा था। अगला है, किसने बिहारी को रीति सिद्ध कवि की संज्ञा दी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं वे बिहारी को रीति सिद्ध कवि मानते हैं। अगला प्रश्न है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। पद में नावक का अर्थ क्या है? तो इस पद में नावक का अर्थ नाविक न यानी कि नाव को खेने वाला नहीं बल्कि एक प्रकार के विषाक्त बाण यानी कि तीर के बारे में कहा गया है, क्योंकि कुछ अर्थ जो हैं वो गलत बताए गए हैं। यहाँ नावक का अर्थ नाविक के रूप में लिया गया है, किंतु नहीं, अब से आपको याद रखना है एक प्रकार के विषाक्त बाण या तीर के बारे में कहा गया है। नावक जो शब्द है उसका अर्थ यही होता है, क्योंकि नावक यानी एक प्रकार का आदिवासी जो होते हैं समूह, उनके द्वारा एक छोटा सा बाण जो है वो छोड़ा जाता है जिस पर जो विष लगा हुआ रहता है, और जिस व्यक्ति पर वह विष जो बाण जो है वह छोड़ा जाता है वह व्यक्ति जो है कभी भी बचता नहीं है। इस प्रकार से जो है नावक का अर्थ यहाँ पर एक प्रकार का विषाक्त बाण है। और जिस प्रकार से व्यक्ति जो है वह मृत्यु को प्राप्त करता है, उसी प्रकार बिहारी जी के जो दोहे हैं वे भी नावक के समान ही हृदय में चोट कर जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी सत्सई में कितने दोहे मिलते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिहारी सत्सई में 713 दोहे मिलते हैं, आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, बिहारी सत्सई काव्य परंपरा की दृष्टि से किस विधा की रचना है? तो यह मुक्तक काव्य की रचना मानी जाती है। अगला है, बिहारी सत्सई पर सर्वप्रथम टीका किसने लिखी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है,
कृष्णलाल, जो कि बिहारी जी के ही दत्तक पुत्र थे, उन्होंने बिहारी सतसई पर पहली टीका लिखी थी तथा सर्वप्रथम उन्होंने ही यानी कि कृष्णलाल ने ही बिहारी सतसई के दोहों को सवैया छंद में बदल दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है कि बिहारी सतसई पर सर्वप्रथम टीका किसके द्वारा लिखी गई है। अगर सर्वश्रेष्ठ और प्रामाणिक की बात करें तो हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं उनकी मानी जाएगी, और अगर हम पहली की बात करें तो वो है कृष्णलाल जी द्वारा। अगला है बिहारी सतसई पर सर्वश्रेष्ठ टीका जो है किसने लिखी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा 1921 में बिहारी रत्नाकर के नाम से खड़ी बोली में यह जो टीका वो लिखी गई है, याद रखना है आपको। अगला है बिहारी सतसई में सतसई शब्द का क्या अर्थ है, तो सतसई यानी कि 700। अगला प्रश्न है संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती है। यह कथन जो है बिहारी सतसई के संबंध में किस महोदय द्वारा कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैंने आप इसमें इसको डाल दिया है कि संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समान समकक्ष कोई भी रचना प्राप्त नहीं होती है। यह कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय का। अगला है बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर किसे कहा गया है, क्योंकि कई बार है ना कथन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। अभी फिलहाल अभी जितना रिसेंटली फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम हुआ है वहाँ पर 3 से 4 जो हैं वो कथन पूछ लिए गए हैं, तो कहीं से भी प्रश्न जो है हमारे बन सकते हैं, हमें कहीं पर भी छोड़ना नहीं है। तो बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर जो कहा है वो कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, आपको याद रखना है। अगला कथन है बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है, ये किसने कहा है, तो बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है यह कहने वाले हैं पद्म सिंह शर्मा, याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कथन जो है आपको विशेष रूप से याद रखना है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सतसई के विषय में क्या कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है बिहारी सतसई के विषय में कहते हैं कि मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भुला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी भाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंधक एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। यहीं से जो आपका प्रश्न है कई बार परीक्षा में आया हुआ है, यूजीसी नेट मान लीजिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कहीं पर भी अगर आपके हिंदी साहित्य अगर दिया गया है तो साहित्य में भी ये प्रश्न आता है कि यदि प्रबंधक काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, और किसके संबंध में कहा गया है, तो यह बिहारी सतसई के संबंध में कहा गया है। ये दोनों बातें इस क्वेश्चन से आपको याद रखनी है। अगला है इनके दोहे क्या हैं, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इसी वाक्य में आया था एक लाइन जो है, यह कथन किस आलोचक का है, तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, आपको याद रखना है। तो साथियों आज हमने बिहारी रत्नाकर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, पदों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हमारे बन सकते थे वो हमने आज इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ अपने पढ़ने वाले मित्रों के साथ इसे शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।